Assalamualaikum everyone. Welcome back to SR Academy. In today's video, we will be discussing endoplasmic reticulum. As far as the previous videos are concerned, हमने सारा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। हमने पूरे ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लिया था कि क्या होते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं इनसाइड द सेल इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, परफॉर्म कर रहे होते हैं वो, ठीक है। फिर हम देख रहे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, बहुत सारी टाइप्स भी देखी थी उनके, हमने नेम्स डिस्कस किए थे, कौन से प्लांट सेल में होते हैं, कौन से एनिमल सेल में होते हैं, कौन से दोनों में, कौन से दो सिर्फ कुछ में होते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। तब हम वन बाय वन सारे ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे। सो इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, अंदर, ठीक है। प्लाज्मा मींस फ्लूइड एंड रेटिकुलम का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये देख रहे हो, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो बेसिकली हम डिफाइन कैसे करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, interconnected network of what, of membranes forming flattened sacs containing fluid क्यों, देखो क्योंकि क्या नाम है इसका, एंडोप्लाज्मिक, मैंने क्या बताया, प्लाज्मा मींस फ्लूइड, flattened sacs of membranes। अब ये देखो ये सारी membranes है और ये क्या करी है, sacs फॉर्म करी है, flattened sacs है और interconnected है। so this is how we define endoplasmic reticulum। फिर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने इसके यहाँ पे रफ ईआर लिख दिया है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों कहते हैं, बेसिकली वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं ना, तो जो रफ होता है ना उनकी थोड़ी ग्रैनुलर अपीयरेंस आती है, रफ सी अपीयरेंस आती है, थोड़ा ना दानादार आप कह सकते हो उसको, या थोड़ी सी ग्रैनुलर अपीयरेंस आती है, इसलिए हम उसको रफ ईआर कहते हैं। और स्मूथ में राइबोसोम्स ऑफ कोर्स अटैच नहीं होते, तो बिल्कुल वो स्मूथ होता है, इसलिए हम उसको स्मूथ ईआर कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ देखो डायग्राम में, इसको हम अच्छे से एक दफा स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने इसकी सारी जो डेफिनेशन वगैरह जो है उसको प्रॉपर देख लिया, इसका नेम देख लिया कि इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस की आप देखो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर एनवेलप, एक ये वाली मेम्ब्रेन और ये एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये वाली अंदर वाली और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या कहलाती है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपको जो नजर आ रहे हैं ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। बेसिकली ये पोर्स होते हैं जिसके थ्रू जो है कंटेंट्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। इसका आगे सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखो दोनों क्या है, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एनवेलप जिसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बीच वाली स्पेस क्या कहलाएगी, ऑफ कोर्स पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। अच्छा भैया न्यूक्लियस की जो आउटर लेयर है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इसी से अच्छा मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से ये बनाई है ताकि आप इसको इजिली डिस्टिंग्विश कर सको। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, यही कंटिन्यू हो रही होती है और क्या फॉर्म कर रही होती है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर्म कर रही होती है मेम्ब्रेन्स, और क्या बना रही होती है, फ्लैटेंड सैक्स बना रही होती है। क्या बना रही है, फ्लैटेंड सैक्स, ये लिखा है, फ्लैटेंड सैक्स बना रही होती है, ठीक है। अच्छा इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये रन कर रही होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स ये सारा सेल के अंदर है, तो ऑफ कोर्स ये सेल अगर इस तरीके से इसकी बाउंड्री है तो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई आउटर से, तो ठीक है। बनी हुई नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको ये शो करके दिखा रही हूँ, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करता हुआ कहाँ तक जा रहा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, या सेल सरफेस मेम्ब्रेन तक जा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, यही आगे की तरफ जा रही होती है, और मेम्ब्रेन क्या फॉर्म कर रही होती है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड सैक्स। और ये जो फ्लैटेंड सैक्स होते हैं ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनको हम क्या कहते हैं, सिस्टरनाए। सिंगल और होगा तो सिस्टर नहीं, प्लूरल होगा तो सिस्टर नाए कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम पूरा इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम्स अटैच, हमने क्या पढ़ा, तो उसको हम रफ ईआर कहेंगे। देखो उसकी थोड़ी सी ग्रैनुलर अपीयरेंस आती है, तो ये देखो ये जो हमें डॉट डॉट से नजर आ रहे हैं, ये क्या है, सारे राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स मतलब वो वाले सरफेस पे लगे होते हैं ईआर के जो कि साइटोप्लाज्म फेस कर रहा है। देखो इसके अंदर की तरफ नहीं लगे हैं, ये देख लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो राइबोसोम से अंदर की नहीं, बाहर की तरफ जो वो सरफेस ईआर का, उस नेट फ्लैटन सैक्स का जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, वहां पे ये राइबोसोम्स अटैच है, ठीक है। और यहाँ देखो ये इस पे कोई राइबोसोम अटैच नहीं, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा ट्यूब्यूलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये रेटिकुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये हो गया हमारे पास ER हमने देख लिया, ये ल्यूमन ऑफ ER ऑफ कोर्स बीच में ये सारा क्या कहलाएगा, ल्यूमन ऑफ ER हो गया, ये न्यूक्लियर पोर ऑफ कोर्स दिस इज न्यूक्लियस, पेरीन्यूक्लियर स्पेस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। तो हमने सारे स्ट्रक्चरली भी डिस्कस करी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभी तक हमने क्या देखा, हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, फिर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ER कितनी होती है, रफ होता है, स्मूथ ER होता है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ER। नाउ दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। फंक्शंस ऑफ RER की अब हम बात करेंगे, तो उसके 3 फंक्शंस होते हैं। पहला तो प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, फिर प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और फिर प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हम प्रोटीन की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट साथ में देखेंगे, फिर आगे हम देख लेंगे प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, ठीक है। तब हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करते हैं तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें राइबोसोम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होता है, उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इन्वॉल्व होता है, उसमें गोल्जी अपैरेटस भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेन चीज है डिस्कस करने की वो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो ऑर्गेनल जिसमें इन्वॉल्व होंगे इस पूरे प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में, उसको भी हम उस हद तक देखेंगे जितनी अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी उन ऑर्गेनल्स का डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन हम अपनी फर्दर वीडियोज में ऑफ कोर्स जब मैं समझाऊंगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मैं आपको ऑर्गेनल्स के बारे में बता दूंगी, क्योंकि इस वीडियो में हमारा मेन फोकस किस पर होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, बेसिकली एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंड रफ बोथ, ठीक है। तब हम बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। देखो हमें पता है कि अच्छा थोड़ा स्ट्रक्चर में इसको बता दूं, ये देखो ये हो गया हमारे पास, ये क्या होगा, देख के लग रहा है ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है। देखो डबल मेम्ब्रेन है, ये री मेम्ब्रेन और ये री मेम्ब्रेन, ये री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा मैंने कहा था ना प्रीवियस स्लाइड पे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है आउटर वाली वो ही एज अ कंटिन्यू हो रही होती है, फॉर्मिंग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड साइट्स। वो यहाँ पे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि देखो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है यही कंटिन्यू हो रही है, क्या कर रही है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बना रही है फ्लैटेंड साइट्स का, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, बेसिकली क्रिस्टल कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, बीच में जा रहे हैं, ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियर पोर्स हो गया। मतलब ये वाला हिस्सा क्या इंडिकेट कर रहा है हमारे का, ये न्यूक्लियस वाला पोर्शन है, और ये वाला हिस्सा हमारा साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन है, जहाँ पे क्या मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक चीज हमने क्या पढ़ी फंक्शन में सबसे पहले कि प्रोटीन सिंथेसिस होती कहाँ पर है, ऑफ कोर्स RER पर होती है, RER पे अटैच्ड राइबोसोम्स पर होती है, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज भी पता है कि हमारी बॉडी में हमारे जो सेल्स में जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी चीज है, जो भी कोडिंग है, वो सारा किसके कौन कंट्रोल कर रहा होता है, DNA कंट्रोल कर रहा होता है। कौन कंट्रोल कर रहा होता है, DNA। ये फॉर एग्जाम्पल देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है हमारे पास, DNA मौजूद है, ठीक है। अब इस DNA के ऊपर बहुत सारी क्या अटैच हुई होती है, जीन्स होती है। ऑफ कोर्स सेक्शंस ऑफ DNA को हम क्या कह रहे होते हैं, जीन्स कह रहे होते हैं। सेक्शंस ऑफ DNA को हम क्या कह रहे होते हैं, जीन्स कह रहे होते हैं। अब ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास DNA, डीएनए में हमारे पास बहुत सारी जीन्स क्या है, सेक्शंस ऑफ डीएनए आर बेसिकली कॉल्ड जीन्स। नाउ बेसिकली डीएनए पे मौजूद जीन्स कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब के हो सकता है जीन ए कोड कर रही हो प्रोटीन ए के लिए, जीन बी कोड कर रही हो प्रोटीन बी के लिए। तो बेसिकली डीएनए के ऊपर जो मौजूद सेक्शंस है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे डीएनए इज अ मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस, वैसे जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सेक्शन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब जीन क्या करिए, कोड करिए फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करिए। अब ऑफ कोर्स सारी इंस्ट्रक्शंस तो हमारे पास जीन पे मौजूद है, डीएनए पे मौजूद है, और प्रोटीन बनना कहाँ पर है, न्यूक्लियस के बाहर कहाँ पे, राइबोसोम पे, जो कहाँ अटैच हुए हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, RER पे अटैच हुए हैं। तो अब होगा क्या कि क्या यहाँ से डीएनए बाहर जाएगा इंस्ट्रक्शंस लेके राइबोसोम्स तक जो कि RER पे अटैच है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके, नो। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज डीएनए क्या है, एक बहुत प्रीशियस चीज है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, इसमें वाइटल इंफॉर्मेशन है फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल। तो ये डीएनए बाहर नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन ए बनाना है मुझे, जो कोड कर रहा है, कौन कोड कर रहा है, जीन है, तो मैं डीएनए को कट करके ये जीन है बाहर चले जाए, काट पीट के ऐसा हो जाए, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जीन क्या कर सकता है, म्यूटेट कर सकता है, डीएनए क्या हो सकता है, म्यूटेट कर सकता है, डैमेज हो सकता है, विच कैन लीड टू मेनी डिसऑर्डर्स। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा डीएनए खुद भी पूरा का पूरा उठ के बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, इसके दो मेन रीजन है। सबसे पहली चीज ये कि डीएनए क्या है, इज वेरी प्रीशियस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पूरी कोडिंग है, हर एक चीज मौजूद है। तो ये ऐसी तो सेल से निकल के, न्यूक्लियस से निकल के बाहर नहीं जा सकती ना। तो क्या होता है, और ना तो
ये इस न्यूक्लियर जो पोर्स हैं इससे तो इसके थ्रू पास कर सकते हैं, बिकॉज डीएनए इज अ लार्ज मॉलिक्यूल एंड कैन नॉट, इट्स टू लार्ज टू पास थ्रू द न्यूक्लियर पोर, तो इससे भी निकल के बाहर नहीं जा सकती है। ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जो डीएनए पे मौजूद जीन्स है ना उसकी क्या बनती है, कॉपी बनती है। क्या बनती है, कॉपी बनती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, इस तरीके से इसकी एग्जाम्पल लो। फॉर एग्जाम्पल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी वॉल्ट में एक स्पेशल एक रूम है जहाँ पे हमने एक एंशियंट बुक रखी हुई है, बहुत पुराने जमाने की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एंशियंट है, वो हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं उससे जाके बुक लूंगी तो लाइब्रेरियन क्या मुझे वो बुक तो उठा के नहीं दे देगा, वो मुझे क्या करेगा, हो सकता है उसकी कॉपी देगा, मुझे क्या देगा, कॉपी देगा, उसकी वर्किंग कॉपी देगा। बेसिकली वो बुक उठा के नहीं दे देगा मुझे, क्यों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स क्रूशियल, एंशियंट है, तो खास है, तो वो नहीं देगा मुझे, क्या देगा, उसकी कॉपी देगा, एक वर्किंग कॉपी देगा। तो इसी हिसाब से डीएनए खुद ही उठ के बाहर नहीं जा सकता सेल से, क्यों, क्योंकि एक तो ये भी है कि इट्स टू लार्ज टू पास थ्रू द न्यूक्लियर, और एक स्पेसिफिक चीज है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तीसरी बात ये कि अगर डीएनए चला भी जाए ना साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में, तो साइटोप्लाज्म कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स जैसे कि न्यूक्लियसेस वगैरह, तो वो डीएनए को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से डीएनए डैमेज हो सकता है। ऑफ कोर्स ये प्लांट सेल तो है नहीं, या वैसे भी कोई भी किस्म की फोर्स होगी तो प्रोटेक्शन के लिए, मतलब तो हो सकता है कि डीएनए क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। इसलिए क्या होता है, जैसे कि मुझे लाइब्रेरियन क्या देगा, एक वर्किंग कॉपी देगा, इसी तरीके से डीएनए भी क्या करेगा, एक अपनी उस पर मौजूद जीन जो कि कोड कर रही है फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, वो क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा। उस कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सो इसको सिंपली क्या कहेंगे कि जीन ए इज ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म एमआरएनए। क्या फॉर्म होती है, एमआरएनए। मतलब डीएनए जब अपनी कॉपी बनाएगा ना, तो जीन जो है, जो कॉपी बनेगी, तो वो डीएनए की फॉर्म में नहीं बनेगी। यहाँ पे डीएनए ट्रांसक्राइब होगा टू फॉर्म व्हाट, टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। अभी तक बस आपको इतना फर्क पता होना चाहिए डीएनए और एमआरएनए के दरमियान, कि डीएनए देखो डबल स्टैंडर्ड है और एमआरएनए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड। बट इतना ही पता होना चाहिए, अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इतना डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो सिंपल डीएनए बस इतना याद रखना, डीएनए डीएनए की फॉर्म में कॉपी नहीं होता है। डीएनए किसकी फॉर्म में कॉपी होगा, उस पर मौजूद जीन किसकी फॉर्म में कॉपी होगी, एमआरएनए की फॉर्म में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पूरा का पूरा डीएनए को कॉपी नहीं होगा, जो जीन रिक्वायर्ड है, जो कि बना रही पर्टिकुलर प्रोटीन, सिर्फ वही क्या होगी, कॉपी होगी, किस फॉर्म में कॉपी होगी, एमआरएनए की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जीन ए था, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या फॉर्म हुआ, एमआरएनए ए। जीन बी था तो क्या फॉर्म हुआ, एमआरएनए बी फॉर्म हुआ। ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं ताकि आप इसको इजीली डिस्टिंग्विश कर सको। ठीक है, ये हो गया एमआरएनए एंड एमआरएनए बी। अब होगा क्या, ऑफ कोर्स इस एमआरएनए के ऊपर इंस्ट्रक्शंस है फॉर व्हाट, फॉर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन, और ये प्रोटीन तो बनेगा कहाँ पे, आरईआर पे अटैच, राइबोसोम्स पे। तो होगा क्या कि ये जो एमआरएनए है, ये क्या करेगा, इन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में मौजूद आरईआर पे जाएगा। ठीक है, तो ये सारा जो एमआरएनए है, फॉर एग्जांपल ये एमआरएनए ए था, ये यहाँ से निकला और इस राइबोसोम पे जाके अटैच हो गया। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद है, आरईआर के ऊपर अटैच हुए। ठीक है, इस पे अटैच हो गया जाके। इसी तरीके से ये एमआरएनए बी था, ये भी जाके इसके ऊपर क्या हो गया, अटैच हो गया। अब होगा प्रोटीन सिंथेसिस का काम। होगा क्या कि ये जो एमआरएनए है, कहाँ पे मौजूद हुए, राइबोसोम पे। अच्छा, ये जो एमआरएनए है ना, ये अटैच हुआ है राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट कोई ना कोई चीज होगी, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है बेसिकली, राइबोफोरन, उसके थ्रू जो है एमआरएनए जो है वो राइबोसोम के ऊपर जाके अटैच होता है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये जो मौजूद एमआरएनए है ना, किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर, ये ट्रांसलेट करेगा एमआरएनए पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस को टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन, ट्रांसलेट करेगा एमआरएनए पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस को, फिर ये प्रोटीन बन गया। ठीक है, अब दूसरा जो काम आता है, प्रोटीन जैसी फॉर्म होगा, फॉर एग्जांपल एक ये प्रोटीन बना, एक ये येलो वाला देखें एमआरएनए बी था, ये भी ट्रांसलेट हुआ, इस पे मौजूद इंस्ट्रक्शंस टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन बी बन गया। ठीक है, अब ये प्रोटीन सीधा कहाँ चले जाएगा, ल्यूमन ऑफ ईआर, आरईआर बेसिकली, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, ल्यूमन ऑफ ईआर। देखो ल्यूमन ऑफ आरईआर में चले जाएगा। ठीक है, ल्यूमन ऑफ आरईआर में जाके कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस होगा, फॉर एग्जांपल होती है प्रोटीन की मॉडिफिकेशन। क्या होगी, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी। अब मॉडिफिकेशन को मैंने यहाँ ऐड किया था, हम इसको यहाँ से देखते हैं, फिर हम वापस पीछे जाएंगे। प्रोटीन की मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अच्छा, इसको पोस्ट ट्रांसलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, उसको हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट करते हुए क्या बोल रही हूँ कि एमआरएनए पे जो मौजूद इंस्ट्रक्शंस है वो ट्रांसलेट होते हैं टू अ पर्टिकुलर प्रोटीन, इसलिए उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन के बाद हो रही है ना, प्रोटीन की फॉर्मेशन के बाद हो रही है, इसको पोस्ट बार ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन के
ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन हो रही है प्रोटीन की, जिसमें दो आ जाती है। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन तो हर प्रोटीन के साथ होगा, क्या होगा, प्रोटीन फोल्ड होगा। फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन देखो इस तरीके से, ये एक प्रोटीन था, अब ये प्रोटीन क्या हो गया, ल्यूमन ऑफ आरईआर में जाके क्या होगा, फोल्डिंग होगी, इस प्रोटीन की क्या होगी, फोल्डिंग होगी। ये प्रोटीन ए था, ये देखो ये फोल्ड हुआ, ठीक है, ये प्रोटीन बी था, ये फोल्ड हुआ। ये तो एक मॉडिफिकेशन है जो हर प्रोटीन के साथ होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक होता है ग्लाइकोसिलेशन। होता क्या है, बेसिकली हर प्रोटीन के साथ नहीं होता, कुछ प्रोटीन्स के साथ होता है कि प्रोटीन होता है, उसके साथ जो है क्या अटैच हो जाती है, ब्रांच शुगर चेन। मतलब शुगर चेन मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी, ये ब्रांच शुगर चेन, ब्रांचेस देख रहे हो उसके ऊपर लगी है ब्रांच शुगर चेन। तो होगा क्या कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर जाके क्या अटैच हो जाएगी, ब्रांच शुगर चेन, और क्या फॉर्म कर लेगी, ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन की ऑफ कोर्स प्रोटीन है, ग्लाइको क्यों, क्योंकि इस पर शुगर चेन आके अटैच हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिलेशन। हर प्रोटीन के साथ नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स के साथ होता है। तो ये दो टाइप्स की मॉडिफिकेशन और भी होती है बहुत सारी, हम सिर्फ दो एज एन एग्जांपल लेंगे ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरीके से मॉडिफिकेशन हो गई प्रोटीन की। जब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन हो जाती है ना, तो अब प्रोटीन जो है हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर निकलेगा। प्रोटीन कहाँ से बाहर निकलेगा, आरईआर से प्रोटीन बाहर निकलेगा। तो प्रोटीन्स बेसिकली बाहर कैसे निकलेंगे कि जो एक वेसिकल्स फॉर्म होती हैं कंटेनिंग प्रोटीन बर्ड ऑफ फ्रॉम आरईआर। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो इस तरीके से उसकी मेम्ब्रेन में क्या फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, इस तरीके से वेसिकल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, और ये सारे प्रोटीन्स, अच्छा ये जो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए जो है अलग अलग प्रोटीन्स के, लेकिन एक ही वेसिकल के अंदर देयर आर मल्टीपल प्रोटीन्स। एक ही वेसिकल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वरना बहुत ज्यादा गिचपिच हो जाती है, इसलिए इस तरीके से सिर्फ दो प्रोटीन्स मैंने मेंशन किए हैं, वरना देयर आर मल्टीपल प्रोटीन्स जो कि एक वेसिकल के अंदर मौजूद होते हैं। फिर इनकी कोई सॉर्टिंग नहीं हुई थी। फिर बाकी कुछ और ऑर्गेनल्स, जैसे मैंने शुरू में कहा कि प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट में सिर्फ सिंगल आरईआर इन्वॉल्व नहीं है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, गोल्जी अपैरेटस है। तो बेसिकली जो सॉर्टिंग वाला काम होगा ना प्रोटीन्स का, सारा मॉडिफिकेशन, सॉर्टिंग, कलेक्शन, पैकेजिंग, वो सारा काम का होता है गोल्जी अपैरेटस में होता है। सो बेसिकली ये वेसिकल्स कंटेनिंग प्रोटीन्स, जैसे ये मॉडिफिकेशन वाला काम हो जाएगा। अब ट्रांसपोर्ट की बारी आई है, तो ट्रांसपोर्ट में होगा क्या कि आरईआर में वेसिकल्स फॉर्म होना शुरू होंगे, वेसिकल्स में क्या होगा, प्रोटीन। तो स्लोली ये वेसिकल्स बर्ड ऑफ करेंगी फ्रॉम द आरईआर, और क्या फॉर्म हो जाएंगी, ये वेसिकल्स। और फिर ये वेसिकल्स कहाँ चले जाएंगी, टू गोल्जी अपैरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसेस, फॉर फर्दर मॉडिफिकेशन और बाकी सारे प्रोसेसेस के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। वो जो गोल्जी अपैरेटस वाले, ऑफ कोर्स जब हम गोल्जी बॉडी सारा कुछ पढ़ेंगे तो उसी वक्त उसी ऑर्गेनल को डिस्कस करते हुए इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बट टिल नाउ, फॉर नाउ, अभी हमने क्या पढ़ा, आरईआर ही पढ़ा, तो हम आरईआर तक ही रहते हैं कि हमने क्या देखा, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी कहते हैं, उसकी मॉडिफिकेशन होती है, फिर इसकी ट्रांसपोर्ट होती है टू द गोल्जी बॉडी, जो आके जाके फिर वो फर्दर सिक्रीटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट होती है, लाइसोसोम्स में कन्वर्ट होती है, ये सारी चीजों में कन्वर्ट हो रही होती है। तो फिर उसका भी अपने अलग अलग फंक्शन है, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास अच्छे तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट, हमने यहाँ पे देख ली इसकी मॉडिफिकेशन अलग से। अब हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तक आरईआर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप अच्छे से हमने सारी चीजें उसके डिस्कस कर ली हैं। अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने आरईआर पढ़ा था, अगर आपसे पूछा जाए कि आरईआर का फंक्शन क्या है, तो क्या होगा, बेसिकली प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन की ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, ये सारा काम किसका होगा, आरईआर का होगा, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बेसिकली बना रहता है। सिक्रीटरी प्रोटीन्स हो गया, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हो गया, हमने पढ़ा था ना फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हमने बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पढ़ी, तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती है, सारे प्रोटीन्स बनाना सब किसका काम होता है, आरईआर का काम होता है।